नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर व्यस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा, हम राजस्थान की जीके की जो मुद्रा सीरीज है, इसमें राजस्थान के बदले हुए पैटर्न के अनुसार जीके का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 6 की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसके 2 चैप्टरों को अपन पिछले 3 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस बुक के तीसरे चैप्टर पर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत। कि राजस्थान के जो इतिहास है, इसको जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इनको अपन आज देखेंगे। तो इतिहास जानने के स्रोतों में अपन सबसे पहले इसका थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से स्रोत है। जैसे पुरातात्विक स्रोत है, ऐतिहासिक जैसे साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। पुरातात्विक में अभिलेख आ जाते हैं, स्तंभ लेख आ जाते हैं, शिलालेख आ जाते हैं। जो भी उत्खनन आकृतियाँ हैं, ताम्र जो भी तांबे के उत्खनन से संबंधित है, ये सभी इन इतिहास जानने के स्रोतों में शामिल है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य 2 भागों में विभाजित किया गया है या विभक्त किया गया है। पहला कौन कौन सा है? पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। दूसरा अपना साहित्यिक। इसमें देखें पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटना के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है या सहायता मिलती है, उसको बोलते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। यानी प्राचीन काल की घटनाओं या स्थानों के बारे में, वहाँ के स्थान के बारे में जो जानने में हमें सहायता मिलती है, उनको बोलते हैं अपन पुरातात्विक स्रोत। इन स्रोतों में अभिलेख शामिल है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियाँ, उत्खनन सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को भी समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। ये तत्कालीन जीवन को मतलब उस समय लोगों का जो रहन सहन का स्तर कैसा था, या उनकी जो संस्कृति कैसी थी उस समय की, उनका आर्थिक स्तर कैसा था, इन सब के बारे में इन पुरातात्विक स्रोतों से जाना जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख में देखें तो ये हमें शिलालेख यानी शिला का मतलब होता है पत्थर। पत्थर की जो पट्टियाँ आती है ना, या बड़े पत्थर की शिलाएँ, पाषाण शिलाओं जैसे पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्थर पर उत्तीर्ण किए हुए मिलते हैं। ताम्र पत्थर का मतलब एक लेख होता है, या तो वो किसी बड़े से पत्थर के स्तंभ में बनाया हुआ मिल सकता है, या कि पत्थर की बड़ी शिला पर खोदा हुआ मिल सकता है, या भवन या गुफा की किसी दीवार पर बनाया हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार के लेख को अपन बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख की उपयोगिता देखते हैं अपन। ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। यानी कि अपने को ये जो अभिलेख है, ये गद्य और पद्य दोनों प्रकार की शैलियों में देखने को मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक और उसके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियों, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख भी मिलता है। यानी उस समय किस राजा का शासन रहा, उसके समय कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से विद्वान लोग थे, उन्होंने कौन कौन से अच्छे कार्य किए, कौन सी झीलें, तालाब, महल, दुर्ग बनवाए, उनके राजकुमारों, सामंतों से संबंधित जानकारियाँ अपने को इन अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को हम प्रशस्ति कहते हैं। यानी किसी राजा, महाराजा या शासक के प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रशस्ति। जैसे बीकानेर के शासक राय सिंह, तो राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है जूनागढ़ में। तो जब किसी राजा की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है, उसे बोला जाता है प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेख देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। नगरी अभिलेख, नगरी है ये चित्तौड़ में पड़ता है नगरी। और कसवा अभिलेख, गटियाला अभिलेख जैसे जोधपुर के इतिहास के बारे में जानकारी। किराड़ू अभिलेख, नानसा अपन ने कल ही देखा था, कहाँ पड़ता है ये? भीलवाड़ा में पड़ता है। इसमें जो यूप अभिलेख है, इसकी जानकारी मिलती है। और बरनाला यूप स्तूप, नानसा एवं बरनाला यूप स्तूप आपने देख लिए, देखो नाम आ गए यहाँ पे। लेख, सामूली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी मिलती है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ये अभिलेख वर्तमान में कहाँ और कौन से जिले में स्थित है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उदाहरण स्वरूप गटियाला अभिलेख में किन किन शासकों की जानकारी मिलती है? प्रत्यार और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत साधन है। यानी गटियाला अभिलेख में प्रत्यार और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों का इतिहास जानने को मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रत्यार हुए हैं अपने, इन्होंने राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो शासन किया है, उनका जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो गटियाला अभिलेख से मिलती है। और जो बिजोलिया शिलालेख से अपने को चौहानों यानी अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। एक आप ये भी ध्यान रखेंगे, चिरवा का जो शिलालेख है वो समर सिंह के युग की जानकारी देता है। यानी जो समर सिंह शासक हुए हैं, उनके शासनकाल की जानकारी अपने को चिरवा अभिलेख से मिलती है। यानी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है समर सिंह के युग की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? तो चिरवा नामक शिलालेख से है, वो समर सिंह के काल, रावल समर सिंह है, उनके काल की जानकारी मिलती है। तो ये प्रमुख शिलालेख है जो राजस्थान में के इतिहास की जानकारी अपने को देते हैं।
ये एक स्मारक है, स्मारक का दृश्य है, थोड़ा धुंधला जरूर दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। स्मारक क्या होते हैं इस पर भी अपन देखते हैं। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इसमें जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जालोर है, गागरोन का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है स्मारकों में, यानी कि मुख्य स्मारकों में। इनके अलावा भी कुछ जैसे भवन, राजप्रसाद महल कोई बोलते हैं, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, बिहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप या गुफाएं, ये आदि ये जो भी बने हुए हैं दुर्ग वगैरह, ये सब किस में आते हैं? स्मारक में आते हैं। यह हमें तत्कालीन स्थापत्य कला का मतलब उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नव निर्माण की जो है भवन निर्माण की इनकी कला से संबंधित है। धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी होता है। यानी मान लो जितनी मजबूती से कोई भवन बना है, जितना अच्छा है या कलाकृति से बना है, तो उसकी समृद्धि का पता अपने को वहाँ से चल जाता है कि उस समय जो शासन रहा है वो कितना समृद्ध शासन उस क्षेत्र में रहा होगा। तो स्मारक के बारे में आप समझ गए। स्मारक में क्या क्या आते हैं? दुर्ग वगैरह है, भवन है, मठ है, चैत्य, जो भी मान लो ये पिकनिक प्लेस है, लगभग ये सारे किस्में आते हैं स्मारकों में ही शामिल होते हैं। अब बात करें तो मुद्रा, तो देखो अलग अलग शासनकाल में अलग अलग मुद्राएं चलती है, कभी सोने की, चांदी की, तांबे की, तो इनसे अपन देखते हैं। मुद्रा अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल के विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि कोई भी मुद्रा है उस पर अंकन किस का है, उस पर भाषा किस प्रकार की लिखी गई है, इस पर किसका चित्र है, किस शासक का चित्र बना हुआ है, तो इन सब से राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का उस समय का पता लग जाता है। मुद्राओं पर क्या क्या अंकित? चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से उस समय की समृद्धि का ज्ञान भी हमें होता है। सिक्के राज्य एवं शासन की शक्ति के सूचक भी है, यानी राज्य को मान लो कितना समृद्ध था, कितना शक्तिशाली था, इसकी जानकारी भी हमें इन सिक्कों से प्राप्त हो जाती है। तो अब तक अपने देखे अभिलेख देख लिए, स्मारक देख लिए और मुद्राएं, ये अपने पुरातात्विक स्रोतों के प्रमुख भाग है कि इनसे अपने को जानकारी, प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें कुछ प्रमुख स्थानों के नाम अपने को दिए हैं। इसमें है अहाड़ जो वर्तमान में उदयपुर, जो अहाड़ सभ्यता अपने उदयपुर में आता है। रेड ये प्राचीन सभ्यता स्थल है जो टोंक में पड़ता है। बेराट पहले तो जयपुर में पड़ता था, लेकिन अब नए जिलों के वर्गीकरण के अनुसार कोटपुतली भैरोड में पड़ता है। रंगमहल हनुमानगढ़ में पड़ता है। सांबर ये डीडवाना कुचामन नए जिला बना है, उसमें आता है सांबर। तो आपको नए अपडेट के अनुसार भी ध्यान रखना है कि ये जो सभ्यता स्थल है वो वर्तमान में नए जिले कौन कौन से में शामिल हो गए हैं, प्राचीन कौन कौन से जिलों में ये शामिल थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों, मुद्राओं के छत्रपों का मतलब होता है किसी अंचल विशेष के जो है ना प्रमुख मालवा, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब इसमें अपन ने ये सामान्यतः चर्चा की कि जो पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से ये शामिल है जिनसे अपने प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये मुख्य थे। आप इनको जैसे मुद्राओं में आप देखना चाहें तो कि मुद्राओं में अपने को कहाँ से क्या जानकारी, जैसे आड़ सभ्यता है, रेड है, रंगमहल है, सांबर है, सुखाड़ियाँ है, इनके बारे में जो जानकारी मिली, उस समय के सिक्के, शासक का नाम, तिथि, सन, लिपि, इन सब की जानकारी, और उनकी जैसे आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उन सब के बारे में जानकारी अपने को मुद्राओं से मिल जाती है, यानी प्राचीन समय की जो मुद्राएं हैं इनसे। अब अपन बात करते हैं कि कुछ उत्खनन में अपने को बर्तन, कलाकृतियाँ, सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, उनसे भी उस समय के रहन सहन, कला, संस्कृति, खान पान, इन सब का पता अपन कर सकते हैं। तो देखें बर्तन और कलाकृतियों में देखें तो उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों और गवाक्स बोलते हैं जो अपने भवन में छोटे छोटे रोशनदान, खिड़कियाँ या छोटे जो किवाड़ होते हैं उनको बोलते हैं गवाक्स या गोखड़ों की कारीगरी आदि को देखने को आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिसकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थलों से उत्खनन में प्राप्त मर्तबांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें इन पूर्वजों के कला कौशलों को सहज कर ही समझ सकते हैं। तो ये अपने को मर्तबांड कहाँ से प्रमुख मर्तबांड प्राप्त हुए हैं, इसको भी अपन देखते हैं। गणेश्वर जो वर्तमान सीकर में पड़ती है, गणेश्वर संविदा नीमका थाना क्षेत्र में, नीमका थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, यानी उस समय वहाँ पे ताम्र संस्कृति के बहुत सारे अवशेष मिले हैं तांबे के, इसलिए इसको ताम्र संस्कृति के अवशेष। जोधपुरा जो वर्तमान जयपुर जिले में पड़ता है, जोधपुरा, नौ भरतपुर में ये लोहा उद्यान सभ्यता स्थल है, से प्राप्त काले और लाल मर्तबांड,
ये जो नाम मैंने बताए आपको, गणेश्वर, जोधपुरा जयपुर में और नवभरतपुर में, इससे जो मर्तबांड प्राप्त हुए हैं उनका रंग कैसा है, काले और लाल रंग के मर्तबांड है। जबकि आहड़ और गिलुंड, ये आहड़ तो उदयपुर में आता है, गिलुंड है वो राजसमंद में आता है। इससे प्राप्त प्रस्तर यानी पत्थर फलक आदि कलाओं का कौशल देखा जा सकता है कि इनमें जो है आहड़ और गिलुंड में पत्थर को ज़्यादा काम में लिया गया है इन स्थलों या नगरों में। तो इस सभ्यता स्थल में खनन से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार के बर्तन, किस रंग के, किस कलाकृति के बर्तन अपने को इस क्षेत्र से मिलते हैं। ये लगभग अपने कौशल के बारे में अपन देख लिया। अब अपन देखते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र में अपने को कौन कौन से ताम्रपत्र यहाँ राजस्थान में मिलते हैं। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ही ताम्रपत्र कहते हैं। यानी तांबे का एक पत्ता होता है, उसके ऊपर जो खोद कर जो भी लेख लिखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं ताम्रपत्र। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो आपको यहाँ से एक जो जानकारी ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि ताम्रपत्र पर दान से संबंधित जो जानकारी लिखी जाती है उसे दान पत्र कहते हैं। कई बार फैक्ट्स के रूप में या ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन पर अपन सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं। ये सोचते हैं कि ये तथ्यात्मक रूप से तो ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कई बार छोटे छोटे प्रश्न है जो हमें परीक्षा में कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर समझ सकते हैं कि दान पत्र क्या होते हैं। साहित्यिक साहित्यिक स्रोतों में देखें, इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में भी लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। जैसे अब तक अपन ने जो इतिहास के स्रोत देखे वो पुरातात्विक थे, जिसमें अभिलेख है, तंबरलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक है, भवन है, जो भी है, इन मान लो शिलालेख है, इनमें अपन ने देखा तो वो सारे कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। और इनमें अब जो देख रहे हैं अपन वो कहलाएंगे साहित्यिक स्रोत। तो ये जो साहित्यिक स्रोत है ये संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी निम्न भाषाओं में प्रचुरता के साथ अपने को देखने को मिलते हैं। राजस्थान के प्राचीन स्रोतों को जानने में प्राचीन कौन कौन से ग्रंथ हैं? वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्धकालीन ग्रंथ, जैन ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। वेद पुराणों यानी पुराने ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, अपने कुल जैसे कल भी कुछ स्थल देखे थे जिसमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, वर्त संहिता से मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जानक जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन भी हमें मिलता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि 12वीं जो शताब्दी थी इसमें जनक द्वारा एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, इसमें चौहानों की जो उपलब्धियाँ हैं इसके बारे में बताया गया है। और नयनचंद सूरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। नयनचंद सूरी है जो हमीर, रणथंभौर के चौहान है हमीर, उसके शासनकाल में हुए, तो उन्होंने हमीर महाकाव्य से संबंधित चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को भी अपनी इस पुस्तक में स्पष्ट किया है। तो आप इन किताबों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में मिलान वाले प्रश्न पूछ ले जाते हैं, किस लेखक की कौन सी पुस्तक है, या फैक्चुअल प्रश्न भी, फैक्ट के रूप में वन लाइनर प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे कि नयनचंद सूरी द्वारा लिखित पुस्तक है हमीर महाकाव्य, और जनक द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय से तो अजमेर के जो चौहान है चंद्रबरदाई वगैरह इनकी जानकारी मिलती है, और हमीर महाकाव्य में रणथंभौर के चौहान हुए हमीर देव, उनकी जानकारी अपने को देखने को मिलती है। आगे अपन देखें तो राजस्थान साहित्य के में पृथ्वीराज रासो किसकी लिखी हुई है? चंद्रबरदाई। अंचल दास खिंची की वचनिका, पद्मनाभ द्वारा लिखी गई कन्नड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत एक है दलपत विलास, खिड़िया जग्गा द्वारा लिखित वचनिका आदि के विशेष उल्लेखन अपने को मिलते हैं। तो ये जो साहित्य की प्रमुख किताबें ये आपको ध्यान में रखनी है। ये किताबें किस किस क्षेत्र से और किसके द्वारा लिखी गई है, किस शासक के समय लिखी गई थी। जैसे बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा यह है दलपत विलास, और खिड़िया द्वारा रचित है वचनिका। ये आपको ध्यान में रखनी है किताबें दोनों। ख्यात विशेषक साहित्य के प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, प्रमुख ख्यात भी लिखी गई है अपने राजस्थान में, क्योंकि राजा महाराजाओं के दरबार में है कुछ विद्वान हुआ करते थे जो राजा महाराजाओं और उनके शासन के बारे में ख्यात लिखते थे। तो नैनसिरी ख्यात ये मोणोत नैनसी द्वारा लिखी गई है। बांकीदास की ख्यात, दयालदास श्री की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास के बारे में जानने को अपने को मिलता है। फारसी, उर्दू, तारीख और इतिहास ग्रंथों से भी हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। ये जो आपको बताया गया मोटा मोटा, ये साहित्य पूरा साहित्य नहीं बताया गया, आपको इतना सा बताया गया कि इन किताबों से भी हमें राजस्थान का इतिहास जानने को मिलता है। आप इनके बारे में अपन विस्तार से
दोबारा पढ़ेंगे कि किस शासनकाल में किस लेखक ने ये किताबें लिखी, लेकिन आपको एक बार मोटे तौर पर इसमें ये बताया गया है कि किस किस मान लो किताबों से हमें राजस्थान के इतिहास को जानने को मिलता है। तो एक बार आप ये देखकर चिंतित मत हो जाना कि जो हमें तो ये बहुत ही कम बताया गया है, और भी अपने को बहुत सारी किताबें इसमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये मुख्य मुख्य जो ख्यात है, रासो है, या जो प्रमुख जो मान लो राजवंश है उनसे संबंधित जो जानकारियों की किताबें उनके नाम अपने को इसमें दिए हैं। अब अपन देखते हैं प्रमुख कवि या लेखक कौन कौन से हुए हैं जो राजस्थान के इतिहास की जानकारी अपन देते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी अपन कहते हैं, उनकी पुस्तक है एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा। ये दो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। दोनों ही पुस्तक बहुत बार परीक्षा में ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इसको तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बूंदी के महाकवि हुए हैं सूर्यमल मिश्र, उनके द्वारा लिखा गया वंश भास्कर। इसके द्वारा वंश भास्कर कवि राजा श्यामलदास द्वारा वीर विनोद की रचना की गई है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो अपने सिरोही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजस्थान का आधुनिक इतिहास का जनक बोलें तो हम GH ओझा या गौरी शंकर हीराचंद ओझा को बोल सकते हैं, जिन्होंने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का संयुक्त रूप से इतिहास लिखा है। जिसमें देखो ये आपको क्षेत्र के नाम भी दिए, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, सिरोही हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी जो वागड़ इलाका है और मेवाड़ के मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों का इतिहास इन्होंने अपनी पुस्तकों में जगह दी है, इनके इतिहासों को लिखा है, कहने का मतलब इनके बारे में बताया है। तो इनके नीचे देखो चित्र भी आपको दिखाए गए हैं। ये कर्नल जेम्स टोड का चित्र भी यहाँ पे बताया है। यहाँ पे ये जो GH ओझा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका भी चित्र दिया, और कवि राज के नाम से जाने जाते हैं श्यामलदास, वीर विनोद के रचयिता, इनका चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये इतिहास जानने के कुछ पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत अपन ने देखे। अब इससे संबंधित अपन कुछ शब्दावली और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभिलेख आपने देखा तांबर है, पत्थर पर लिखे हुए, तो इसे पाषाण अभिलेख भी अपन बोल देते हैं। तो इस प्रकार तांबे और पत्थर पर लिखे हुए लेखों को ही अपन अभिलेख करते हैं। उत्खनन का मतलब खुदाई है, खोदने से। मर्तबांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। अब अपन विकल्प वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न अपने से पूछा गया है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के महाकवि हुए हैं। सूर्यमल मिश्रण हड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा लिखा गया वंश भास्कर। कवि राजा श्यामलदास, तो कवि राजा श्यामलदास द्वारा वीर विनोद की रचना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर विनोद। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो अपन ने देखा था किसी व्यक्ति की प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है, लिखे गए अभिलेख को बोलते हैं प्रशस्ति। अपन ने देखा भी था कि किसी राजा महाराजा या व्यक्ति की प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है, अभिलेख लिखा जाता है, उसे बोलते हैं प्रशस्ति। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो अपन ने बहुत सारे अभिलेख देखे, उसमें चिरवा का अभिलेख देखा था। जो चिरवा के अभिलेख से हमें रावल समर सिंह के काल की जानकारी मिलती है। तो वो कौन सा अभिलेख देखा था अपने, चिरवा का अभिलेख। आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको बोले कि घटियाला अभिलेख से अपने को कौन से शासकों के शासन की जानकारी मिलती है, तो वो थे गुर्जर प्रत्यार। इसी प्रकार चौहानों के चौहान शासक हुए हैं, इनकी जानकारी अपने बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण शिलालेख है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अति लोकात्मक प्रश्न में बात करें, राजस्थान के किन्हीं प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। 3 दुर्गों के नाम लिखिए। प्रमुख 3 दुर्ग जैसे अपने अभी गागरोन है, मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये देखिए इनमें से किसी भी 3 दुर्गों के नाम आपको लिखने। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत ने देखा था, जैसे अपने को राजस्थान की प्रमुख घटना स्थलों या शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिन स्रोतों से उन्हें पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख आ गए, मुद्रा आ गए, स्मारक आ गए और ताम्रपत्र वगैरह, ये सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये छोटे ऑनलाइन प्रश्न थे। आप इन लोकात्मक प्रश्नों के उत्तर भी अपनी पुस्तिका में जो ऊपर पढ़े इस पाठ से लिख सकते हैं। जैसे ताम्रपत्र किसे कहते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो अपने देखा था कि एक तांबे की पट्टिका पर जो उत्खनन या खनन के माध्यम से जो भी लेख लिखे जाते हैं किसी भी शासक स्थान आदि से संबंधित, उन्हें बोलते हैं ताम्रपत्र लेख या अभिलेख। और इनके ऊपर जो दान से संबंधित लेख लिखे जाते हैं उन्हें दान पत्र भी कहा जाता है, ये भी अपने देखा था। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए। तो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ अपने देखे थे, जैसे पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर महाकाव्य। तो ये जो नैन्सी लिखा मारवाड़ का इतिहास, ये सब जो ग्रंथ है ये राजस्थान के प्रमुख ग्रंथों में ही शामिल होते हैं। इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए। का योगदान, अपने मुद्राओं का योगदान रहा, उनमें अपने को उस समय के जो शासन है उनके राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। किस भाषा का उस समय प्रचलन था, कौन से मुद्राएं उस समय के चलन में थी, उस राज्य या स्थान की समर्थता या आर्थिक स्थिति का भी अपने को इन मुद्राओं से पता चलता है। तो ये अपने जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक है, इसका 3रा अध्याय अपने आज देखा। मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, ये जरूर पसंद आई होगी। राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित जानने से संबंधित जो जानकारी आपको दी गई है ये आपको अच्छी लगी है, तो आप जरूर अपने मेरे द्वारा इसके जा रहे प्रयास के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में आपके जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।